नमस्कार। इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम इतिहास के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे दक्षिण भारत और संगम काल की। तो हमारा ये लेक्चर आज का दक्षिण भारत पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि इसके पहले साथियों हम अगर ये भारत का मैप हम देखें तो हम उत्तर भारत के समस्त इतिहास को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पूर्व मध्यकाल तक हर्षवर्धन के राज्य तक और इसके बाद जो छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए इनका सारा इतिहास पूरा किया। अब हमें दक्षिण भारत को देखना है, आखिर दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। हम इसको जानेंगे ईसा के पूर्व से 300 साल पहले से, 300 बीसी से हम देखेंगे ये इतिहास। और आज हम इसको 300 बीसी से लेके हम 12वीं सदी के आसपास तक इतिहास को देखेंगे। 300 बीसी से लेके 12वीं ईस्वी तक, 12वीं एडी तक हम ये पूरा इतिहास आज कैप्चर करेंगे, कवर करेंगे और दक्षिण भारत में हम इतिहास के विकास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इतिहास में हम चलिए संगम पीरियड को कवर करेंगे। संगम पीरियड तो क्या है? संगम पीरियड, सबसे पहली बात तो ये है आखिर संगम काल है क्या, कहाँ से आया और इसके लिए क्या ही भूमिका है इतिहास में इसकी। तो देखिए साथियों, अगर भारत की हम लोकेशन पर नजर डालें तो आप देखेंगे भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी बोलते हैं। तो ऐसे में भारत का जो दक्षिणतम भाग है ये भी हमारे लिए पर्याप्त उतना ही महत्वपूर्ण है, और भी ज्यादा ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें संगम साहित्य में हमने नॉर्थ इंडिया का इतिहास तो देखा, किस तरीके से इतिहास लिखा गया, किस तरीके इतिहास की चीजें हुई, लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास भी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें इतिहास का हमें सबसे बड़ा सोर्स प्राप्त होता है संगम साहित्य से। ये क्या है संगम साहित्य? आखिर यही तो हमारा प्रश्न था, ये संगम साहित्य क्या है, यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए क्या हुआ, वेद हैं, वेदों में ऋषि अगस्त का उल्लेख मिलता है। ऋषि अगस्त का उल्लेख मिलता है और ऋषि अगस्त के बारे में लिखा होता है जब ये दक्षिण भारत जा रहे थे, मतलब वेदों में ही दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है, इसलिए इनके साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध बहुत ज्यादा है दक्षिण भारत के साथ, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। क्योंकि आप देखते हैं आमतौर पर राजनीति में बातें होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग है, दोनों की भाषाएं अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन काल से ही, ईसा के पहले से ही इनके साथ संबंध हुआ करते थे हमेशा से, और हमारे अपना ही भाग है और हमारे अपने ही लोग हैं। तो यहाँ पे विंध्य पर्वत हुआ करता था। तो विंध्य पर्वत का आप जानते हैं, ये विंध्य पर्वत, फिर नर्मदा नदी बहती है और इसके बाद में सतपुड़ा पर्वत होता है। ये थोड़ा ऊपर की बात हो गई, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये दक्षिण भारत में कहाँ हम चले जा रहे हैं। फिर से बना देते हैं मैप, ये देखते हैं, ये विंध्य पर्वत होता है, ये नर्मदा नदी निकलती है और ये फिर से सतपुड़ा पर्वत। तो ये विंध्य पर्वत अपनी लगातार ऊंचाई बढ़ाता जा रहा था। तो ऐसे में ऋषि अगस्त जब दक्षिण की तरफ जा रहे थे प्रथम संगम साहित्य की अध्यक्षता करने के लिए, तो ये लगातार अपनी हाइट बढ़ा रहा था। ऐसे में ऋषि अगस्त ने कहा, इसको पैर से कुचल दिया और कहा कि जब तक हम ना आए तब तक तो अपनी हाइट छोटी करके रखना। ऐसे में विंध्य सारे टाइम इंतजार करता रहा कि ऋषि अगस्त वापस आएंगे और मैं अपनी हाइट वापस बढ़ा सकूं। तो लेकिन ऋषि अगस्त कभी आए ही नहीं, इसलिए विंध्य पर्वत छोटा रह गया। आप जानते हैं इस विंध्य पर्वत को वैसे भी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये बहुत टूटा फूटा सा पर्वत है, बहुत प्राचीन है। तो ये ऐसे में कुल मिला के हमको क्या मिला कि वेद में भी चर्चा मिलती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सामंजस्य की। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये जो हमारी चर्चा का विषय है। बाकी इसके अलावा स्रोतों की और बात करें कि हमें कैसे पता चलता है संगम साहित्य के बारे में, तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक किताब है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्लिनी नामक एक हमने लेखक की बात की थी जो रोमन साम्राज्य संबंधित था, जिसने गुप्त काल में, आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी कि प्लिनी नामक लेखक ने आंसू बहाए हैं। उसका कहना था जो हमारी यूरोप से स्वर्ण मुद्रा वगैरह है, स्वर्ण है, चांदी है, ये सब भारत जा रहा है और भारत से हमें क्या मिल रहा है, भारत से हमें लौंग इलायची मिल रही है, काली मिर्च मिल रही है, ये सब मिल रहा है। तो उसने कहा था हमारी जो वेल्थ है, संपत्ति है, ये पूरी छन छन कर इंडिया जा रही है, भारत जा रही है। तो इसने दुख जताया था, हमने प्लिनी के बारे में चर्चा की थी पहले। इसके अलावा टॉलमी नाम के
लेखक हुए जिन्होंने ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है संगम साहित्य के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 3 संगम साहित्य हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कुल मिला के 3 संगम साहित्य हुए थे। ये प्रथम संगम साहित्य अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था, ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में। इसका कोई भी साक्ष्य नहीं बचा हुआ है, इसके सारे साक्ष्य खत्म हो चुके हैं। और ये कहाँ हुए थे, ये किसने करवाए थे? ये पांड्य राजाओं ने करवाए थे। याद रखिएगा, पांड्य राजाओं ने सारे संगम साहित्य करवाए हुए, संगम सम्मेलन करवाए हुए हैं। और ये कहाँ हुए हैं? मदुरई में हुए हैं। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो पांड्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी मदुरई। तो प्रथम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दूसरा भी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरा सम्मेलन जो हुआ, इस सम्मेलन के हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो इसका नाम था नक्कीकर। इसका नाम था नक्कीरर। इसका नाम था नक्कीरर। इसकी अध्यक्षता में हुआ है। ये सारे मदुरई में हुए हैं, मदुरई शहर में। याद रखिएगा इस बात को। तो कुल मिला के ऐसे 3 संगम साहित्य हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं भारत में, दक्षिण भारत के इतिहास की दृष्टि से। तो चलिए याद रखिएगा। और 3 संगम आयोजित हुए पांड्य राजाओं के संरक्षण में। ये भी हमारे लिए बात महत्वपूर्ण, एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ संगम साहित्य के कुछ ग्रंथों की अगर हम बात करें, संगम साहित्य में जो आपके जहां से क्वेश्चन बनते हैं, साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं, संगम साहित्य। ठीक है, तो इसमें चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। चोल, चेर, पांड्य राजाओं को उल्लेख मिलता है। इसमें पल्लव राजाओं को उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पल्लव राजा को भी उल्लेख मिलना चाहिए, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पल्लव राजा बाद में आए हुए हैं। ये चोल, चेर, पांड्य बहुत प्राचीन समय से वहां पे रहते थे, वहां पे राज्य करते थे। हालांकि आप देखेंगे कि चोल वंश के बारे में आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा चोल वंश तो बहुत पहले से था, फिर पता नहीं कहाँ बीच में गायब हो गया, और बीच में पल्लव कैसे आ गए। तो चोल पहले राजा बने थे, लेकिन फिर इनकी स्थिति कमतर हो गई। फिर इन्होंने पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य किया, और आखिरकार फिर से आप देखेंगे बाद में जब राजराज प्रथम की हम बात करेंगे, राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे, तब देखेंगे कि फिर से चोल एक अपनी पूरी शक्ति धारण करते हैं और पूरा अपना उग्र रूप धारण करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, खैर छोड़िए। तो चोल, चेर, पांड्य का जिक्र हुआ है संगम साहित्य में, याद रखिएगा। इसके अलावा आइए संगम साहित्य की कुछ किताबों के नाम देख लेते हैं। एक तोलकापियम। ये तोलकापियम बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब से ही सबसे ज्यादा तोलकापियम, ठीक है, इस किताब से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है संगम साहित्य के बारे में। अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक किताब है संगम साहित्य की, तो हाँ, बिल्कुल सही होगा। तोलकापियर नाम के एक व्यक्ति ने ये किताब लिखी हुई थी। इसके अलावा एक दूसरी किताब है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम, ये शिल्पादिकारम क्या है? ये एक महाकाव्य, एक काव्य है। इसमें एक उल्लेख हुआ है एक कन्नगी देवी का। ये कन्नगी देवी कौन थी? ये कन्नगी देवी कौन थी? ये एक ऐसा मान लीजिए कि उस समय की एक महिला थी जिन्होंने शादी की थी एक बड़े से। इसके बाद में राजा ने बड़े को बिना जाने उसका वध कर दिया, उसको किसी अपराध में उसको फांसी चढ़ा दिया। ऐसे में कन्नगी देवी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने पूरे केस खोल लिए और इस तरीके से राजा को खत्म कर दिया, राजा का राज्य। और इस तरीके से कन्नगी देवी एक वहां पे देवी के रूप में भी स्थापित हो जाती है। दक्षिण में आप देखेंगे तो केरल के आसपास कन्नगी देवी के आपको मंदिर भी मिलेंगे, और यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो शिल्पादिकारम आपका हो गया इंपॉर्टेंट। इसको किसने लिखा था? इसको इलंगो ने लिखा था, इलंगो नाम के व्यक्ति ने, इलंगो ने। और इसी तरीके से एक तीसरा साहित्य है मणिमेखलई। ये मणिमेखलई क्या है? ये मणिमेखलई लिखा था सत्यनार इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शीतलय सत्यनार भी बोलते हैं इसको। तो सत्यनार आप याद रखिएगा, तो ये आपको लिए याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो ये महाकाव्य हो गया, ठीक है, महाकाव्य हो गया। मणिमेखलई की रचना एक बौद्ध व्यापारी सत्यनार के द्वारा की गई थी, ठीक है सत्यनार के द्वारा की गई थी। इसमें भी ऐसी ही एक कहानी प्रारंभ होती है कि काव्य जैसी कहानी है इसमें। ये भी महाकाव्य है,
और ये व्याकरण ग्रंथ है तोलकापियम। जो तोलकापियम है ये व्याकरण ग्रंथ है, तो इसको अलग याद रखिएगा। तो ये आपका संगम साहित्य का आपने देख लिया कि संगम साहित्य है क्या, इसके कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है आपके लिए, साहित्य महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कितनी इसकी संगम साहित्य में कितने सम्मेलन हुए हैं, कितने संगम हुए हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, कुछ तात्कालिक राजाओं पे बात कर लेते हैं कि आखिर उनका कैसा क्या था और उन्होंने किस तरीके से दक्षिण भारत की राजनीति में अपना योगदान दिया और क्या क्या किया, इन सब के बारे में जान लेते हैं। आइए, तो दक्षिण भारत के किंगडम के रूप में, राजाओं के रूप में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चोलों की। तो दक्षिण भारत के अगर राजाओं की बात करें तो दक्षिण भारत में हम बहुत सारी डायनेस्टी को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि चोल हुए हैं, चेर हुए हैं, पांडव हुए हैं, पांडे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और हमें छोटे राज्य देखने को मिलेंगे, जैसे होयसल देखने को मिलेंगे, पल्लव देखने को हमें मिलेंगे, चालुक्य, राष्ट्रकूट। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किंगडम है जो आपके बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया से। तो ये सब इनका याद रखिएगा। इसमें कुछ और राज्य भी हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक करके जो हमारे साउथ इंडियन के किंगडम हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, देखिए साउथ इंडिया का मैप देख लेते हैं। तो ये हमारा लगभग जो पूर्व मध्यकाल का है उसका मैप है, जहाँ पे किस तरीके से राजा फैले हुए थे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। हालांकि बाद में राष्ट्रकूटों को पराजित कर दिया चालुक्यों ने और चोलों ने, लेकिन खैर ये राष्ट्रकूट वंश एक समय बहुत ज्यादा पीक पे था, जिसमें यहाँ पे त्योहार मिलेंगे आपको, यहाँ पे पाल शासक मिल जाएंगे। इसके बाद ये देखेंगे आप, यहाँ पे चोल हुआ करते थे जिनकी राजधानी थी तंजौर हुआ करती थी, तंजौर हुआ करती थी। यहाँ पे आपको नीचे पांडे मिल जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप मदुरई, इनकी भी राजधानी हुआ करती थी पांडे शासकों की। मदुरई ये तमिलनाडु में मिलेगा, सुदूर तमिलनाडु में। बाकी चेर ये केरल वाले क्षेत्र में हुआ करते थे। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण किंगडम है। बाकी आप देखेंगे चोल फिर एक्सपेंशन करेंगे जब अपना राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम के काल में, तो चोल मदुरई को भी कैप्चर कर लेंगे, मदुरई भी को भी अपनी राजधानी बना लेंगे। इसके पास आसपास यहाँ पे उड़ीसा तक, बंगाल तक भी अपनी सीमाओं का विकास कर लेंगे। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, इसको पूरा कवर कर लेंगे और इसको चोल झील के रूप में तब्दील कर देंगे, चोल झील बना देंगे। तो आगे चल के हम इनका एक्सपेंशन देखेंगे। बस आप ये जान लीजिए मैप में कि आखिर ये राज्य कहाँ हुआ करते थे। चोल यहाँ पे हुआ करते थे, चेर इस तरफ केरल में हुआ करते थे, पांड हुआ करते थे सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के आसपास। तो कुल मिला के अगर सीधी सीधी हम बात करें तो जो हमको इनका राज्य है साउथ इंडिया का या दक्षिण भारत का, ये आपको गोदावरी के दक्षिण में देखने को मिलेगा। गोदावरी के दक्षिण में, तुंगभद्रा के दक्षिण में आपको जो मेजर एम्पायर हैं ये देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए बात करते हैं हम साउथ इंडियन डायनेस्टी में। पहली बात करते हैं चोल डायनेस्टी की। तो चोल के बारे में बात करते हैं। तो चोलों का देखिए, इनके शासन का प्रारंभ होता है 200 बीसी से, ईसा पूर्व से। बीसी कहें या फिर ईसा पूर्व कहें, इनका प्रारंभ होता है। और इसमें एक करिकाल नाम का शासक होता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसने उसी समय ईसा के आसपास बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाया था। चोल चेर दोनों को, चेर और पांड्य दोनों को ही इसने पराजित कर दिया था। इस तरीके से जो चोल डायनेस्टी में ये शासक है करिकाल, काफी महत्वपूर्ण लगता है। इसके बाद में कुछ टाइम तक चोल में ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो अपनी सत्ता संभाल सके और बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य कर सके। फिर आगे चल के हम देखेंगे कुछ नए राजा आ जाएंगे, जिसमें से राजराज प्रथम आ जाएंगे, राजेंद्र प्रथम आ जाएंगे। और ये सब मिलके आप देखेंगे जो पूरा दक्षिण भारत है, जिसमें से इनका तंजौर था, इसको मदुरई में और ये श्रीलंका तक को कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे आप पूरा लगभग दक्षिण भारत इनके कंट्रोल में होगा, बंगाल तक, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया भी। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। राजराज प्रथम का ही बेटा हुआ करता राजेंद्र प्रथम। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया राजराज प्रथम ने। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, क्योंकि आप देख रहे हैं
जब दक्षिण भारत में ये राज का विस्तार हो रहा था, तो ऐसे में वहां पे आर्किटेक्चर, जो मंदिर की शैली है, इसका भी लगातार निर्माण हो रहा था। मंदिर शैली को और बेहतर तरीके से देखना है तो हम देखेंगे जब एक करिकाल से लेके ये जो दूसरा चोल काल है, दूसरा चोल का टाइम है, जो पूर्व मध्यकाल में आता है, इसके बीच में आप देखेंगे आप पल्लव डायनेस्टी को पाएंगे। इसके बीच में आप पल्लवों को पाएंगे, पल्लव डायनेस्टी। इनके अंडर में महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली और शोर मंदिर जो हो गए, तटीय मंदिर हैं जो तो इन सब का विकास महाबलीपुरम में, इन सब का विकास होगा और ये आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा खास योगदान देंगे। जो शिल्प कला होती है उसमें बहुत अच्छा योगदान देंगे। आगे चल के मंदिर विकसित होते जाएंगे और आप देखेंगे, आगे देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर विकसित हो जाते हैं। द्रविड़ शैली पूरी तरह विकसित हो जाती है आपकी 12वीं-13वीं सदी तक, और यहाँ पे उत्तर भारत में नागर शैली विकसित हो जाती है। तो ये आपके इस तरीके से चोल डायनेस्टी के बारे में हमने एक बात की। इसमें आपके लिए एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है इनकी ग्राम संरचना, क्योंकि ग्राम संरचना से इनके प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जो चोलों के ग्राम हुआ करते थे बहुत स्वायत्त ग्राम हुआ करते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख है, एक उत्तर मेरूर अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि चोल काल के ग्राम और जो ग्राम सभा हुआ करती थी ये काफी स्वायत्त हुआ करती थी, काफी स्वायत्त हुआ करती थी ग्राम सभा इनकी। चोलों के शासनकाल में एक और ग्राम सभा जो हुआ करती थी, ये और नाम की एक संस्था हुआ करती थी। ये सामान्य लोगों की संस्था हुआ करती थी, सामान्य लोगों की ये संस्था हुआ करती थी। इसका कार्य क्या हुआ करता था, इसमें सभी ग्रामवासी, ग्राम सभा जैसी हुआ करती थी, एक सभा जैसी, और इसमें सभी ग्रामवासी भाग लिया करते थे। इससे प्रश्न बन चुके हैं पहले ही, तो आपके लिए शब्द ही महत्वपूर्ण है। तो उनका इसका मुख्य कार्य क्या होता था, दस्तावेज तैयार करना। तो एक अद्वितीय विशेषता थी चोल काल की, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सभा और महासभा का भी उल्लेख मिलता है, सभा और महासभा का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा या महासभा का उल्लेख मिलता है। जो अग्रहार हैं, अग्रहार ब्राह्मणों को दान दिए हुए गांवों में ये सभा महासभा हुआ करती थी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा इसे। तो ये चोल काल की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें बात करनी आवश्यक थी। और कुछ बात करें चोल काल के बारे में, तो जो चोल काल था ये, इसका साम्राज्य कुछ इस तरह विभाजित हुआ करता था। साम्राज्य मंडलम में यानी प्रांत में विभाजित हुआ करता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम के बाद इसमें नाडु आ जाता था जिसको जिला बोलते थे, और इसके बाद कुर्रम आ जाते थे जिसको गांव बोला करते थे। बाकी पूरी तरीके से इनका जो सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी जिस पर राजा का ही नियंत्रण हुआ करता था, न्याय व्यवस्था पर राजा का नियंत्रण हुआ करता था। इसके अलावा इसमें जो भूमि कर जो है ये माप के आधार पर निर्धारित होता था, मतलब भूमि की माप की जाती थी जिसके आधार पर कर निर्धारित हुआ करता था। इसमें से राजस्व कर को आयम कहा जाता था। इस तरीके के बहुत सारे करों के नाम भी है। ग्राम सुरक्षा के लिए, एक ग्राम सुरक्षा के लिए भी कर हुआ करता था। आज आप देखते हैं होता है, ग्राम सुरक्षा के लिए भी कर होता है, तो इसको बोला करते थे पडिकावल। और इसके अलावा जो ग्रह कर हुआ करता था जो आज भी लगता है, इसको बोला जाता था मनय इराई। ठीक है, तो ये कुछ करों के नाम हैं जो आपको चोल काल से संबंधित पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। आपको बस ये देखना है इसका कि इन्होंने किस तरीके से शासन किया चोलों ने, और किस तरीके से पूरे राजनीतिक पूरे भूभाग को जीत लिया। पहले इन्होंने पांड्य चेरों को पराजित किया पूरी तरीके से, फिर इसके बाद श्रीलंका को भी पराजित किया। अनुराधापुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे पराजित किया। इसके अलावा जो शैलेंद्र साम्राज्य यहाँ पे हुआ करता था, शैलेंद्र साम्राज्य, तो इनको भी पराजित किया। और इनको इसलिए पराजित किया क्योंकि यह चाहते थे चोल कि ये जो चीन के लिए व्यापार जाता है इस पे भारत का एक अधिकार हो जाए और हमारा एक अधिकार हो जाए, चोलों का एक अधिकार हो जाए। इसलिए शैलेंद्र साम्राज्य को भी इन्होंने पराजित किया, राजेंद्र प्रथम ने खास तौर से। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे राज्य पर, चेर डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, चेर डायनेस्टी का सबसे ज्यादा, चेर साम्राज्य है, चेर राज्य है, इसका हमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है संगम साम्राज्य, संगम साहित्य में। अगर आप कहेंगे कि संगम साहित्य किसके
संरक्षण में निर्मित लिखे गए तो पांड्य शासकों के, लेकिन इसमें चेर शासकों का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ करता था चेरों का एम्पायर? इनका हुआ करता था केरल में। केरल के पास चेरों का एम्पायर पूरा राज्य हुआ करता था, और ये इनको केरल पुत्र भी कहा गया है। अशोक के अभिलेख में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा एरिया? इसमें हो जाएगा कोंकण तट हो जाएगा, इसमें ये मालाबार तट हो जाएगा, मालाबार तट। तो ये पूरा क्षेत्र जो था, और त्रावणकोर और कोच्चि तक था, ये सब कुछ था चेरों के अधीन। तो ये इनका राज्य बिल्कुल अलग हुआ करता था, जो पहाड़ी में हुआ करता, जैसा कि आपकी राज्य लोकेशन देख ही रहे हो, वही इनकी लोकेशन हुआ करती थी। तो ये याद रखिएगा। इनके प्रमुख शासक की बात करें अगर, तो इसमें था उदयन जेरल। उदयन जेरल इनका प्रमुख शासक हुआ करता था। ये 130 ईसा की बात है जब इसका प्रथम राजा था ये उदयन चेरल। इसके बाद इसमें बहुत सारे राजा हुए जो लगभग आगे तक चलते रहे। फिर आप देखेंगे जो उत्तर मध्यकाल में है, जो पूर्व मध्यकाल में है, तब भी चेरों का हम अस्तित्व पाते हैं। आइए तो अब बात करते हैं पांड्य शासकों की। तो पांड्य शासकों में अगर हम देखें तो संगम साहित्य में इनका भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि इन्हीं ने करवाया था संगम साहित्य का आयोजन, मदुरई में करवाया था। और इसमें जो पहले राजा का नाम मिलता है, इसका नाम है नेडियोन। नेडियोन नाम के पहले राजा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पांड्य राजाओं में कोई भी बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसने राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम की बराबरी की हो। तो कुल मिला के हम इनको पाते हैं, इनको मदुरई क्षेत्र में भी इनका हम प्रमुख योगदान पाते हैं। मदुरई क्षेत्र ही इनका प्रमुख योगदान पाते हैं। आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में ये सबसे नीचे आपको मिलेगा मदुरई। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राजा थे संगम काल के। संगम काल के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये मदुरई में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हालांकि आप देखेंगे जिस तरीके से चोलों का फिर से पुनरुद्धार होता है, पुनः वो लोग आते हैं सत्ता में, तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ समय के बाद पांड्यों की सत्ता खत्म हो जाएगी, और 7वीं सदी के बाद देखेंगे फिर से पांड्य सत्ता में आते हैं। 7वीं सदी के बाद पांड्य फिर से सत्ता में आएंगे, तब हम पांड्यों को फिर से देखते हैं। तो ये पांड्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ शब्द समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे बनते हैं। तो उरैयूर, उरैयूर कुछ नगर हैं जो प्राचीन काल के, जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है। ये चोलों की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी थी। और ये साथ में सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था, सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उरैयूर के अलावा पुहार हो गया। पुहार चोलों का ये समुद्री चोलों के लिए ये समुद्री राजधानी थी, इनकी समुद्र तटीय राजधानी थी इनके लिए ये पुहार। बाद में ये नहीं रह अस्तित्व में नहीं इनका बच पाता है, समुद्र तटीय राजधानी थी। एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी था। पुहार की बात कर रहे हैं हम। बाकी इनकी राजधानी हम मैंने पहले ही आपको बताई, तंजौर थी। उरैयूर, मदुरई, क्योंकि चोलों ने बहुत ज्यादा विस्तार किया था ना, तो फिर इसके बाद में उनका साम्राज्य बढ़ा। ये पांड्य शासकों की राजधानी थी। हालांकि एक समय इसमें चोलों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद हो जाएगा करायूर। ये किसकी? ये चेरों की राजधानी हुआ करती थी, चेर शासकों की राजधानी थी। और इसके अलावा मुशरी, मुशरी नाम का एक शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए। मुशरी या मुजरिस को बोला जाता है। ये चेरकालीन बंदरगाह था, चेरकालीन बंदरगाह था। ये कुछ शब्द चलते हैं तो इनका याद रखिएगा बेसिक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कुछ और डायनेस्टी के बारे में जो आपके संबंधित हैं दक्षिण भारत से। इसमें एक संबंधित है कदम्ब डायनेस्टी, कदम्ब वंश। ये क्या है? ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश है। 345 से 525 ईसा तक ये वंश रहा है। तो ये कर्नाटक राज्य में इनका वंश हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? कर्नाटक में, कदम्ब वंश। चलिए आगे बात करते हैं, गंग वंश के बारे में बात करते हैं। ये भी आपके दक्षिण भारत के ही एक राज्य है। और इनका 350 से 550, 350 से 550 से ईसा के आसपास ये हुए हैं। और इनका पहले मतलब ये अधिकतर सामंत ही रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने स्वतंत्र सत्ता भी संभाली हुई है। स्वतंत्र सत्ता भी इन्होंने
शुरुआत की है और स्वतंत्र सत्ता की भी इन्होंने स्थापना की है। याद रखिए इनके बारे में, गंग वंश के बारे में। ठीक है, चलिए आप अगर मैप के बारे में अगर आपसे फिर से बात करें कि आखिर ये कहाँ थी ये लोकेशन, तो ऐसे देख लीजिए इनकी लोकेशन यहाँ के आसपास आपको मिलेगी गंग वंश की। यहाँ पे चेर की मिल जाएगी, ये चोल का इलाका मिल जाएगा, ये पांड्य का इलाका हो गया। तो हमेशा हालांकि ये होता रहता था कि एक राजा, किसी राजा के द्वारा जो ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसको दूसरे एरिया में कब्जा कर लिया जाता था। इनके द्वारा इसके एरिया में, इनके द्वारा इस एरिया में कब्जा कर लिया जाता। तो ये बदलता रहता था मैप, लेकिन आपको एक बेसिक समझ के लिए बता रहा हूँ मैं। दे इमर्ज फ्रॉम द एरिया फॉलोइंग द फॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर। ठीक है, अच्छी बात। सातवाहन एम्पायर के खत्म होने के बाद ये सातवाहन हमने पढ़ा था शुरुआत में कि किस तरीके से मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद जो आंध्र प्रदेश होता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, उसमें सातवाहन एम्पायर की शुरुआत होती है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम पड़ा था। तो उसी एम्पायर के खत्म होने के बाद ऐसा तो था ही ना, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इसको देखो, समझें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे मौर्य एम्पायर था, ये मौर्य एम्पायर पूरे में ही था खैर। फिर इसके बाद खत्म हो गया मौर्य एम्पायर, चलिए कोई ना। फिर इसके बाद में मौर्य एम्पायर के बाद शुंग आए। तो शुंग आए तो शुंग का तो शासन इतना था ना, इसके बाद सातवाहन का शासन यहाँ पे हुआ करता था। तो सातवाहन के खत्म होने के बाद जो आपका 350 के आसपास ही खत्म हो गया, तो ऐसे में नए एम्पायर का तो आना ही था। तो नए एम्पायरों में आपके बहुत सारे एम्पायर थे, गंग वंश भी उनमें से एक संबंधित था। चलिए होयसल के बारे में बात कर लेते हैं। इनका कर्नाटक के आसपास में इनका क्षेत्र हुआ करता था और ये चालुक्य के अंडर में काम करते थे। चालुक्य जो थे, वातापी के चालुक्य, उनके सामंत हुआ करते थे। फिर इसके बाद इन्होंने अपना एक शक्तिशाली राज्य बना लिया था। आपने हाल फिलहाल सुना ही होगा, जो हमने चर्चा पहले की थी, कि होयसल के जो मंदिर हुआ करते थे, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा एक और डायनेस्टी का वंश का जिक्र और यहाँ पे आता, उल्लेख आता, वो ये थी काकतीय वंश, काकतीय डायनेस्टी। और ये काकतीय वंश भी महत्वपूर्ण है, 11वीं सदी के आसपास के हैं। और ये जब चालुक्यों का फॉल हो गया, चालुक्य जो राज्य था इनका खत्म हो गया, तब इसके बाद में ये काकतीय राजवंश भी अपना इमर्ज होता है और इसके बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र है इसको कवर करता है, यहाँ पे कैप्चर करता है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो भारत था, यहाँ पे पहले बहुत सारे एम्पायर हुए, खत्म एम्पायर होते गए, जिसमें सातवाहन एम्पायर खत्म होने के बाद, इसके बाद चालुक्यों का खत्म होने के बाद यहाँ पे नए वंश आते गए। और किस तरीके से जो चोल थे, जो चेर थे और पांड्य थे, जब ये खत्म हो गए तो फिर नए एम्पायर आ जाते हैं, नए वंश आ जाते हैं। आगे चल के आप विजयनगर को देखेंगे और भी नए राज्यों को उदय होते हुए देखेंगे। बड़े साम्राज्य से छोटे छोटे साम्राज्य विभाजित होते हुए देखेंगे। ये हमने उत्तर भारत में पहले ही देख चुके हैं। जब हर्ष का साम्राज्य विभाजित हुआ था, तब कैसे राजपूत साम्राज्य छोटे छोटे आ गए थे, जिसमें परमार था, मालवा के परमार थे, बुंदेलखंड के चंदेल थे, दिल्ली के अजमेर के चहमान थे। तो हमने इन सबको देखा था, ऐसे ही हमने इनको भी देखा हुआ है। तो चलिए, ये हमारा यहाँ तक हमने संगम काल और दक्षिण भारत के राजाओं पर एक नज़र दी। दक्षिण भारत और संगम काल पर हमने एक नज़र रखी, हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की हमने। अब हम आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर, और दिल्ली सल्तनत के हम कंप्लीट इतिहास को, पूरे इतिहास को कवर करेंगे। चलिए, नमस्कार।